गिल फैमिली के मेंबर का यहाँ आना, इसका मतलब वो खुद नहीं, उसकी मौत उसे लेकर यहाँ आई है। इस धमकी को सुनने के बाद भी रोहित के माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक गहरी और भयानक हंसी ने ले ली थी। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर वह आदमी धीरे धीरे चलकर रोहित के सामने आने लगा। उसने अपने मुंह में रखी सिगरेट को सुलगाने के लिए जैसे ही माचिस की तिल्ली को जलाया तो उस हल्की सी रोशनी में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जो दिखने में बहुत भयानक था। उसके चेहरे पर लगा लंबा तलवार का निशान, उसकी एक आंख पर काला कपड़ा बंधा हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक शार्क का लीडर शाकाल ही था। रोहित की हंसी देखकर उसने ऊंची आवाज में कहा, लगता है हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगाने आए हो। अपनी मौत को नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ, ध्रुव गिल और हरमन गिल, जिसे तुम काफी वक्त से मारना चाहते हो। रोहित की बात सुनकर शाकाल ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए कहा, गिल फैमिली के लोग बिना फायदे के कुछ नहीं करते, तो तुम भी जरूर यहाँ कोई दाव लेकर आए हो। बताओ क्या चाहते हो। शाकाल की बात सुनकर रोहित ने समझाते हुए कहा, वो दोनों बाप और बेटे यहीं जैसलमेर में ही हैं। तुम उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें ध्रुव की उस बेटी को मारना होगा। रोहित की बात सुनकर शाकाल ने मुस्कुराते हुए पूछा, पर तुमने बताया नहीं कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा, और मैंने उसकी बेटी को पहले मारा तो इसमें मेरा क्या फायदा। शाकाल के सवालों को सुनकर रोहित मुस्कुराते हुए बोला, वही जो तुम्हें चाहिए। उन दोनों को मारकर तुम अपना नाम और ऊंचा कर सकते हो, और मुझे अपनी गिल फैमिली की गद्दी चाहिए। उसके बाद ना गिल फैमिली तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी और ना ही तुम हमें। बोलो, मंजूर है? रोहित की बात सुनते ही शाकाल ने अपने आदमियों की तरफ देखा, फिर हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोहित से हाथ मिलाते हुए बोला, मंजूर है, मुझे गिल फैमिली पर भरोसा नहीं। मुझ पर नहीं, पर जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उस पर तो है ना। रोहित की बात सुनकर शाकाल शॉक्ड हो गया। वो समझ गया था कि रोहित किसकी बात कर रहा है। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, जिसके बाद रोहित वहां से चला गया। रोहित के जाते ही शाकाल के बटलर ने उससे कहा, बॉस, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी बात माननी चाहिए। ये अपनी फैमिली के लोगों को मारने के लिए हमें बोल रहा है, तो क्या भरोसा ये पलटकर हमारे ऊपर वार नहीं करेगा। बटलर की बात सुनकर शाकाल ने पलटकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पहले हरमन और ध्रुव को अपने रास्ते से हटा दें, उसके बाद इसे मसलना तो बाएं हाथ का खेल होगा। वहीं अगली सुबह ध्रुव की आंख खुली तो उसने देखा कि रूही जोर जोर से रो रही थी। ध्रुव ने उसे अपनी गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश की। ध्रुव ने देखा कि आभा गहरी नींद में सोई हुई थी। इससे पहले कि ध्रुव आभा को जगाता, पीछे से तेजा की आवाज आई, मिस्टर गिल, आपके पापा का कॉल आया है, बोल रहे हैं कुछ अर्जेंट है। तेजा की बात सुनकर ध्रुव रूही को लिए वहां से बाहर निकल आया। उसने जैसे ही फोन अपने कान पर लगाया तो हरमन ने ध्रुव से कहा, हमें अभी के अभी कटोका वापस जाना होगा। हरमन की बात सुनते ही ध्रुव ने चौंकते हुए कहा, लेकिन डैड, इतनी जल्दी? और इससे पहले कि ध्रुव आगे कुछ कहता, हरमन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अश्विन की मौत की खबर कटोका में फैल गई है। वहां की सिचुएशन को अगर अभी नहीं संभाला तो बात बिगड़ सकती है। हरमन की बात सुनकर ध्रुव की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। हरमन ने जैसे ही कॉल कट किया तो तेजा ने आकर उससे पूछा, क्या हुआ मिस्टर गिल? अश्विन जिंदा था तो परेशानी, और मर गया है तो और बड़ी परेशानी। अब इस परेशानी से छुटकारा पाना ही होगा। बहुत हो गया, हमें अभी कटोका के लिए निकलना होगा। डैड, हम एयरपोर्ट के रास्ते पर मिल जाएंगे। अपने पापा की बात सुनकर ध्रुव आभा और रूही को लेकर तेजा के साथ निकल गया था। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अभी उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना था। तेजा कार ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे उसके आदमियों की 2 कार्स और थी। आभा इन सब से अनजान थी कि अचानक क्या हुआ था। उसने ध्रुव से पूछने की कोशिश की, क्या बात है ध्रुव, हम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, हमें आज ही कटोका के लिए निकलना होगा। ध्रुव की बात सुनकर आभा सोच में पड़ गई, पर तभी उसे कल रात हॉस्पिटल में दिखा रोहित का चेहरा याद आया। एक पल को उसका दिल किया कि वो ध्रुव से रोहित के बारे में सवाल करे, लेकिन कैसे, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि तभी तेजा पलटकर हड़बड़ाते हुए बोला, मिस्टर गिल, कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें जल्दी से इस रेगिस्तान को पार करना होगा। इतना कहकर तेजा ने कार की स्पीड बढ़ाई। उसकी बातें सुनकर ध्रुव ने पलटकर पीछे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं था। पर वहीं उसके पास बैठी आभा घबराते हुए ध्रुव से बोली, कौन पीछा कर रहा है हमारा? कहीं ये वही लोग तो नहीं
आभा का सवाल सुनकर ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ना ही रूही को, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इतना कहकर ध्रुव ने तेजा को ऑर्डर देते हुए कहा, पीछे वालों को कहो कि उन्हें एंगेज रखे। इतना कहकर ध्रुव जैसे ही पीछे पलटा कि एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ पीछे चल रही कार हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। ये देखकर तेजा ने कार की स्पीड को और बढ़ाया, पर देखते ही देखते ध्रुव की कार को और 2-3 कार्स ने आकर घेर लिया। इतनी हिम्मत किस में हो गई जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है? वो भूल गया क्या कि इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ सकता है? मुझे तो लगता है कि ये बिग सर्कल गैंग का ही काम होगा। तेजा ने इतना ही कहा था कि तभी ध्रुव की नजर दूसरी कार के बोनट पर पड़ी, जिस पर एक बड़ी सी काली शाख बनी हुई थी। ये देखकर ध्रुव की आंखें गुस्से में चौड़ी हो गईं। ये बिग सर्कल नहीं, ब्लैक शार्क का काम है। लगता है किसी ने शाकाल को हमारे यहाँ होने की खबर दे दी, पर ऐसा कौन कर सकता है? ध्रुव की बात सुनकर तेजा ने एक पल के लिए सोचा, फिर हड़बड़ाते हुए कहा, ये काम उसी का होगा जो कल रात हॉस्पिटल आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रोहित में इतनी हिम्मत होगी। इसमें जरूर कोई और भी शामिल होगा। ध्रुव का गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा था कि तभी तेजा ने जोर से ब्रेक मारा तो ध्रुव ने उससे कहा, क्या हुआ? ध्रुव का सवाल सुनकर तेजा ने सामने की तरफ इशारा किया। सामने एक बड़ी सी क्रूजर खड़ी थी, जिस पर कई तरह के अलग अलग डिजाइन बनी हुई थी। उनमें से एक आदमी निकलकर बाहर आया। वो कोई और नहीं, शाकाल ही था। शाकाल को देखते ही ध्रुव ने आभा से कहा, कार से बाहर मत निकलना। इतना कहकर ध्रुव और तेजा कार से बाहर निकल आए। ध्रुव को देखते ही शाकाल अपनी शैतानी हंसी के साथ बोला, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आखिर तुम जैसलमेर आए हो तो सोचा खाली हाथ कैसे जाने दूं, तो खरीदारी करने चला आया। शाकाल की बात सुनकर ध्रुव भी हंसते हुए बोला, सरप्राइज तो अच्छा था, पर एक कमी रह गई। तुम उसे यहाँ नहीं लाए जिसके कहने पर तुम यहाँ आए हो। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि शाकाल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तेजा भी मन ही मन सोचते हुए बोला, मिस्टर गिल ऐसी सिचुएशन में भी इतना हंसते क्यों हैं? तेजा मन ही मन सोच रहा था कि तभी पीछे से एक कार हवा में उड़ती हुई वहां आ पहुंची, जिसके आने का अंदाजा शाकाल को बिल्कुल भी नहीं था। उस कार में कोई और नहीं बल्कि हरमन गिल था, और उसके साथ कनिष्क भी घायल हालत में कार के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। हरमन को देखते ही तेजा ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत अगले ही पल हड़बड़ाहट में बदल गई जब उस कार के आसपास भी ब्लैक शार्क के लोग आकर जमा हो गए। ये सब देख तेजा ने ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल आप जाइए, मैं इन्हें देख लूंगा। तेजा को कान में फुसफुसाता देख सामने खड़ी दूसरी ब्लैक शार्क की कार में से एक आदमी और बाहर निकल कर आया, जिसकी आवाज पहचानने में ध्रुव को देर नहीं लगी। अब तुम्हारा कोई प्लान काम नहीं करेगा ध्रुव। ये पैंतरा मैंने तुम्हारे पापा से ही सीखा था, और आज उन्हें ही यहाँ उनके जाल में फंसाया है। ये आदमी कोई और नहीं, चंद्रकांत ही था, जिसे देखते ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। इधर चंद्रकांत ने हरमन की कार का दरवाजा खोला और बंदूक की नोक पर उसे बाहर आने का इशारा किया। चंद्रकांत की बात सुनकर ध्रुव ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और हंसते हुए कहा, तो तुमने हमें मारने के लिए ब्लैक शार्क का इस्तेमाल किया? तुम इतने कमजोर हो गए हो चंद्रकांत, या यूं कहूं कि ज्यादा चालाक हो गए हो। हमें मारकर सारा इल्जाम शाकाल पर डालना चाहते हो। जानते हो ना इसका क्या अंजाम होगा? ध्रुव की बात सुनकर चंद्रकांत ने एक नजर शाकाल की तरफ देखकर उसे समझाते हुए कहा, इसकी बात मत सुनना, ये हमें भिड़ाने की कोशिश कर रहा है। चंद्रकांत जानता था कि ऐसी सिचुएशन में ध्रुव का दिमाग और तेज चलता था। वो हारी हुई बाजी को भी अपनी जीत में बदलने की हिम्मत रखता था, पर चंद्रकांत आज उसे मौका नहीं देना चाहता था। और ध्रुव, तुम कितना ही कुछ कह लो, आज तुम इस घेरे से निकल कर नहीं जा सकते। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली, अपने बाप, अपनी बेटी का तो ख्याल करो। ये सुनते ध्रुव की आंखें गुस्से में बड़ी हो गईं। क्या चाहिए तुम्हें? वही सब जो तुम्हारे पास है, पैसा, पावर, जिसके होने से मुझे कोई नहीं छू सकता, और तुम्हारे मरने के बाद वो सब मेरी हो जाएगी। चंद्रकांत की बात सुनकर शाकाल ने चिढ़ते हुए कहा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। उन दोनों की बातें सुनकर ध्रुव ने सोचते हुए कहा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें जो पावर चाहिए वो मेरी है ही नहीं। और रही बात पैसों की, तो शाकाल मुझे नहीं लगता कि चंद्रकांत तुम्हें उसे एक छोटा सा हिस्सा भी देगा। ध्रुव की बातें सुनकर शाकाल ने बड़ी बड़ी आंखों से चंद्रकांत को घूरा, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही चंद्रकांत चिढ़ते हुए बोला, बहुत हुआ तुम्हारा,
अब तुमने एक शब्द भी कहा ना तो मैं हरमन गिल के सिर में ये 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। चंद्रकांत की बात सुनकर हरमन और ध्रुव दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इस तरह हंसता देखकर चंद्रकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपनी पिस्टल से हवा में फायर किया। ये देखकर ध्रुव ने शाकाल से कहा, ये देखो शाकाल, चंद्रकांत नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी मिले, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अब आगे तुम खुद समझदार हो, क्योंकि हमें मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन हमें जाने दिया तो बहुत कुछ हासिल कर पाओगे। ध्रुव की बात सुनकर शाकाल चिल्लाते हुए बोला, हासिल तो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी और इस हरमन गिल की मौत के बाद। शाकाल ने इतना ही कहा था कि तभी एक धमाके की आवाज के साथ शाकाल के आदमियों से भरी एक कार हवा में उड़ती दिखी, जिसे देखकर चंद्रकांत ने घबराते हुए कहा, ये क्या हुआ? पता नहीं। कहा था इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये जरूर इसकी कोई नई चाल होगी। पर यहाँ रेगिस्तान में इसे कौन बचाने आएगा? शाकाल की बात सुनकर चंद्रकांत भी सोच में पड़ गया। सिर्फ वही नहीं, तेजा भी सोच में डूबा हुआ था। पर ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे वो यहाँ इतने लोगों के बीच खड़े होकर उनका तमाशा देखने आया हो। तभी पीछे से कुछ और कार्स आई। सभी की नजरें उन कार्स के ऊपर थीं। सभी देखना चाहते थे कि आखिर कौन वहाँ आया था। पर जैसे ही एक कार का दरवाजा खुला तो उस इंसान को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई और नहीं, क्वीन बी ही थी। क्वीन बी को देखकर चंद्रकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। पर वो कुछ कहता उससे पहले ही शाकाल ने चिढ़ते हुए कहा, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे आदमियों को नुकसान पहुंचाए, मेरे ही इलाके में आकर मेरी ही गाड़ियों को उड़ाए, इससे तो मैं। शाकाल की बात पूरी होने से पहले ही चंद्रकांत ने उसे शांत होने का इशारा किया, क्योंकि हरमन और ध्रुव अभी भी उसकी बंदूक के निशाने पर थे। वहीं ध्रुव की कार में आभा डरी सहमी सी बैठी हुई थी, तो वहीं हरमन की कार में कनिष्क अपनी उसी घायल हालत में चुपचाप बैठा हुआ था। और इधर क्वीन भी धीरे धीरे चलते हुए ध्रुव के सामने आकर खड़ी हो गई। ध्रुव बहुत अच्छे से जानता था कि वो जहाँ भी जाता था कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे फॉलो जरूर करता था, और आज वही इंसान उसकी आंखों के सामने खड़ा था। तभी शाकाल ने गुस्से में चंद्रकांत को इग्नोर करते हुए क्वीन बी से कहा, तुम्हारी और हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, फिर तुमने बीच में आकर यह हरकत क्यों की? शाकाल की बात सुनकर क्वीन बी ने पलट कर उसकी तरफ देखा और फिर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, कोई खास वजह नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें छोड़ दो। और अगर ना छोड़ूं तो? कहते हुए शाकाल 2 कदम आगे की ओर बढ़ा। उसने गुस्से में अपनी पिस्टल को क्वीन बी की तरफ बढ़ाया। ये देख क्वीन बी के आदमियों ने बिना देरी किए उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर बंदूक तान दी, जिसके बाद क्वीन बी ने शाकाल की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम उन्हें छोड़ोगे या चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पर लगे इस बड़े से घाव को और बड़ा कर दिया जाए? इस बात पर शाकाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बहुत हुआ तुम्हारा, अब इन्हें तो मैं मारूंगा ही, पर तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब तो तुम्हारे सभी आदमियों को मरना होगा। उन दोनों के बीच में हो रही बातें ध्रुव बड़े आराम से सुन रहा था। उसे ना तो यहाँ से जाने की जल्दी थी और ना ही कोई उसे मार सकता था। उसे बस फिक्र थी तो उस छोटी सी बच्ची की जो उसकी कार में बैठी हुई थी। पर जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी शाकाल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराकर अपने साथ लेकर जाओगी या मुझे मार डालोगी? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं इन दोनों बाप और बेटी को मारने के लिए इतने से लोग लेकर आऊंगा? शाकाल ने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उन्हें 2 हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई दी, जिससे कई सारे आदमी काले कपड़े पहने उतरने लगे। साथ ही कुछ और जीप्स ने आकर क्वीन बी के आदमियों के आसपास घेरा बना लिया। इतना सब कुछ होते हुए देखकर क्वीन बी ने नजर उठाकर ध्रुव की तरफ प्यार से देखा। वो जानती थी कि ध्रुव के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, पर आज वो अपनी इस फीलिंग के लिए कुर्बान होने को भी तैयार थी। क्वीन बी और ध्रुव के चेहरे को देखकर शाकाल जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगा। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया मिस अंडरवर्ल्ड, पर तुम्हारी हिम्मत को सलाम है मेरा। ध्रुव के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। भाई प्यार हो तो ऐसा। शाकाल की बातें सुनकर वहां खड़े उसके सभी लोग, खासकर चंद्रकांत भी जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी को सुनकर ध्रुव ने गुस्से में कहा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता शाकाल? डर और मौत से? पर ये मौत मुझे देगा कौन? तुम तो खुद अपनी मौत के सामने खड़ी हो, वो भी अपनी फैमिली के साथ।
ये तो यहाँ भी फैमिली पैकेज लेकर मरेगा। शाकाल की बातें ध्रुव के सब्र का बांध तोड़ने लगी थी। ध्रुव ने क्वीन बी को इशारा किया, फिर तेजा की तरफ देखकर धीरे से कहा, तेजा, आभा और बच्ची का ध्यान रखना। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि क्वीन बी के इशारे पर उसके आदमियों ने झटके से फायरिंग करना शुरू कर दी। ये सब इतना तेजी से हुआ कि शाकाल के आदमियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। शाकाल के आदमी ने जाकर कार का दरवाजा खोला और आभा से रूही को छीनने लगा। आभा डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, ध्रुव, ध्रुव बचाओ! नहीं, छोड़ दो मेरी बच्ची को। आभा की आवाज सुनकर तेजा उसकी तरफ दौड़ा। उसने अपना चाकू निकाला और उस आदमी की गर्दन के आर पार कर दिया, जिसके खून के छींटे तेजा के चेहरे पर आ गिरे। इस नजारे को देखकर आभा शॉक्ड हो गई। उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए रुक गई। इधर क्वीन बी की इस हरकत पर शाकाल चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ औरत, तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी, और सजा ऐसी कि तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। शाकाल ने इतना कहा ही था कि ध्रुव उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अभी तक जो ध्रुव इतना शांत खड़ा हुआ था, उसे अचानक अपने सामने आता देख शाकाल की हंसी एक पल को गायब हो गई। उसने ध्रुव के कई किस्से सुने थे, पर उससे लड़ने का मौका उसे पहले कभी मिला नहीं था। इधर तेजा ने रूही को एक से बचाया, लेकिन अब धीरे धीरे कई लोगों ने तेजा को घेर लिया, जिसमें से एक रूही को लेकर भागने लगा। ये देख आभा रोते हुए चिल्लाई, छोड़ दो मेरी बच्ची को, प्लीज। ध्रुव, ध्रुव! आभा की बात सुनकर तेजा ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं रूही को लेकर आता हूँ। इतना कहकर तेजा ने बिना देरी किए एक के बाद एक लोगों के सर धड़ से अलग करने शुरू कर दिए। उनका खून रेगिस्तान की रेत पर गिरते ही भाप बनकर उड़ने लगा था। तेजा का ये रूप देखकर हरमन भी शॉक था। इतना तो वो जानता था कि तेजा ध्रुव के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने एक झटके से चंद्रकांत को धक्का दिया और इधर ध्रुव ने भी शाकाल के हाथ को तोड़ दिया था। जिसके बाद ध्रुव ने हरमन की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आप चंद्रकांत को संभालो, बाकी इसे और इसके आदमियों को मैं देखता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर हरमन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, पर इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, शाकाल ने क्वीन बी की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा, या तो चुपचाप अकेले इधर आ जाओ, वरना इसके मैं टुकड़े यहीं रेगिस्तान में बिखेर दूंगा। शाकाल की बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए झिझक गया। उसने अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो शाकाल ने क्वीन बी की गर्दन पर रखी तलवार को दबाया, जिससे हल्का खून बहने लगा। कोई होशियारी नहीं, क्योंकि शिकार किए बिना मैं जाऊंगा नहीं, या तो तुम या फिर ये। शाकाल की बात सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर रुक गया। वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। वहीं क्वीन भी शाकाल से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करती सब बेकार थी। शाकाल की पकड़ उस पर इतनी टाइट थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। क्वीन बी को इतना हिलते देख शाकाल ने गुस्से में कहा, हिलना बंद करो, वरना ये तलवार तुम्हारी गर्दन में और धंसती चली जाएगी। मुझे छोड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं असल में कौन हूँ। अपनी बकवास बंद करो और हिलना भी, वरना मैं जो करूंगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। अपनी बात बोलकर शाकाल ने अपनी पकड़ क्वीन बी पर और टाइट कर दी। शाकाल का बड़ा हाथ क्वीन बी के लिए किसी चेन से कम नहीं था, जिससे वो फ्री नहीं हो पा रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी वो शाकाल से छूट नहीं पा रही थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? अपनी शर्त बताओ और सभी को जाने दो। शर्त बताऊं? आर यू श्योर तुम उसे पूरा कर पाओगी? मैं जानती हूँ तुम ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ, बस सभी को जाने दो। क्वीन बी की बातों को सुनकर शाकाल एक बार फिर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि चारों तरफ सिर्फ वही सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक हंसने के बाद शाकाल ने क्वीन बी की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं कि तुम्हारी और तुम्हारे बैकग्राउंड की क्या स्टोरी है। तुम जिस तरह से ध्रुव को सपोर्ट कर रही हो, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं कर सकते। आई एम श्योर तुम कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो, और ना ही तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ऑर्डिनरी है। तुम्हें ये समझ आ ही गया है कि मेरा बैकग्राउंड सिंपल नहीं है, तो तुम अब सभी को छोड़ दो। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें एक बात अश्योर कर सकती हूँ कि तुम्हें इस पूरी दुनिया में छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। क्वीन बी की बात सुनकर शाकाल ने भी उसी सीरियस आवाज में कहा, ये धमकी किसी और को देना। मुझे किसी की धमकी से डर नहीं लगता, बल्कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाता है वो करने में मुझे और मजा आता है। शाकाल को क्वीन बी से बातें करता देख ध्रुव ने इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचा और अपने कदम धीरे धीरे उस शाकाल की ओर बढ़ाने लगा। शाकाल का ध्यान जैसे ध्रुव की तरफ गया, उसने चिल्लाते हुए ध्रुव से कहा,
खबरदार, जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। लगता है तुम्हें इस लड़की की जान की कोई परवाह नहीं है। ये तुम्हारी जान बचाने यहाँ आई थी और तुम इसकी मौत की वजह बन रहे हो। शाकाल की बात सुनते ही ध्रुव अपनी जगह पर रुक गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी लापरवाही की वजह से क्वीन बी को कुछ भी हो। वैसे भी शाकाल की तलवार क्वीन बी की गर्दन पर दबाव बनाती जा रही थी, जिससे हल्का हल्का खून उसकी गर्दन से बाहर आने लगा था। क्वीन बी की हालत देखकर ध्रुव ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। क्वीन बी यहाँ उसकी मदद के लिए आई थी। वहीं ध्रुव से बात करने के बाद शाकाल ने अपना ध्यान क्वीन बी की तरफ शिफ्ट किया और उससे कहा, तुम भी अब स्ट्रगल करना बंद कर दो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। यहाँ मेरे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्वीन बी की बात सुनकर शाकाल ने चारों तरफ देखा। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो क्वीन बी के लोग थे, और वो सभी क्वीन बी को बचाने के लिए एक मौके की तलाश में थे। जैसे ही उन सभी को एक मौका मिलता तो तुरंत वो शाकाल पर हमला करके क्वीन बी को बचा लेते। उन लोगों की तरफ देखकर शाकाल उनके इरादों को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने तेज आवाज में सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सभी में किसी ने अगर आगे बढ़ने की हिम्मत की तो वो इस क्वीन बी के मौत का कारण बन जाएगा। इतना बोलकर शाकाल ने क्वीन बी की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, और अगर तुमने अब दोबारा हिलने की कोशिश की तो अपने साथ साथ अपने लोगों के भी जान से हाथ धो बैठोगी। मैं एक एक करके तुम्हारे सारे लोगों को मार दूंगा। शाकाल की बात सुनकर क्वीन बी गुस्से से उसे घूरने लगी। इस वक्त वो बिल्कुल शांत थी, जरा सा भी हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके किसी भी आदमी की जान जाए। शाकाल ने जब देखा कि क्वीन बी अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गई है, तब उसने अपनी नजर ध्रुव की तरफ दोबारा घुमाई। ध्रुव अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। उसकी नजर इस वक्त सभी की हरकतों पर थी। एक एक चीज ध्रुव ध्यान से नोटिस कर रहा था। वहीं शाकाल की बातें और उसकी हरकत क्वीन बी के गुस्से को और बढ़ा रही थी। तुम्हें चाहिए क्या? बोलो और सभी को जाने दो। मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकती, इसीलिए चुप रहो। अभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी और ध्रुव की जान बचा सकती है, वरना अगर मेरा दिमाग घूम गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कर सकता हूं। जान लेना मुझे बहुत पसंद है। शाकाल खुद जितना डरावना था, उसकी बातें उससे भी ज्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए क्वीन बी के चेहरे पर भी डर के भाव आ गए। क्वीन बी अकेली ऐसी लड़की थी जो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रूल कर रही थी, जिसने न जाने कितने मिशन किए होंगे। आज पहली बार क्वीन बी के चेहरे पर डर की झलक दिखी थी। क्वीन बी को डरते हुए देखकर शाकाल हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो ये है क्वीन बी, आज तो तुम कुछ अलग ही लग रही हो। पहली बार शायद तुम्हें डर लगा होगा, और लगना भी चाहिए। मैं हूं ही इतना खतरनाक। मैं दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं हूं जो सिर्फ बातों के शेर होते हैं। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, इसीलिए तुम्हें मुझसे डर लगना भी चाहिए। शाकाल की बात सुनकर क्वीन बी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन बाकी सभी को यहाँ से जाने दो। काफी एरोगेंट हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं। जितने तुम एरोगेंट हो, मुझे उतना ही मजा आएगा। शाकाल की बात सुनकर क्वीन बी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया। अगर उसकी मौत से ध्रुव की जान बच रही थी तो ऐसा करने को वो तैयार थी। क्वीन बी मौत से नहीं डरती थी, और इस समय भी उसके चेहरे पर खुद की मौत से ज्यादा ध्रुव की फिक्र थी। वहीं आभा ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे क्वीन बी के लिए बुरा लगने लगा। वो नहीं चाहती थी कि किसी की भी जान उसकी वजह से जाए। क्वीन बी काफी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, जिस वजह से वो इस तरह का एंड डिजर्व नहीं करती थी। आभा मन ही मन प्रे कर रही थी कि ध्रुव कैसे भी करके क्वीन बी की जान बचा ले। वहीं शाकाल एक शैतानी मुस्कान के साथ ध्रुव की ओर देखते हुए बोला, ध्रुव, अगर तुम अपनी और क्वीन बी दोनों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें वो बच्ची मेरे हवाले करनी होगी। शाकाल की बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। शाकाल ने उसे जो ऑप्शंस दिए थे उसे ध्रुव कभी भी नहीं मान सकता था। ध्रुव के सामने इस वक्त एक ही रास्ता था कि वो रूही को शाकाल के हवाले करके क्वीन बी की जान बचा ले, लेकिन ध्रुव कभी भी ऐसा नहीं करने वाला था। रूही ध्रुव की जिम्मेदारी थी, और ध्रुव कभी भी रूही को शाकाल के हवाले नहीं करने वाला था। ध्रुव के सामने इस वक्त दो ऑप्शन थे।
वो या तो क्वीन बी को मरने दे या फिर रूही को शाकाल के हवाले करके उसे बचा ले। लेकिन ध्रुव इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुन नहीं सकता था। रूही ध्रुव की जिम्मेदारी थी और ध्रुव किसी भी कीमत पर रूही को कुछ नहीं होने दे सकता था। रेगिस्तान में गर्मी बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ साथ वहां का माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा था। शाकाल के निशाने पर क्वीन बी थी। अगर ध्रुव एक कदम भी उसकी ओर बढ़ाता तो शाकाल क्वीन बी की गर्दन को धड़ से अलग कर देता। ध्रुव को दोनों ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज देखकर शाकाल ने कहा, क्या सोच रहे हो ध्रुव? इतना समय नहीं दिया है मैंने तुम्हें। जो फैसला लेना है वो जल्दी लो। शाकाल की बात पर ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही क्वीन बी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, इसकी बात मत सुनना ध्रुव, इसे जो करना है करने दो। क्वीन बी की बात सुनकर शाकाल ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, अपनी जुबान बंद रखो वरना गर्दन से पहले उसे काट के फेंक दूंगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह के डायलॉग तुम बोलोगी तो इससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ साथ यहाँ मौजूद सभी लोगों को भी मरना पड़ेगा। तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन उस बच्ची को हासिल करके रहूंगा। शाकाल की बात सुनकर क्वीन बी खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन क्यों? तुम्हें वो बच्ची ही क्यों चाहिए? तुम्हारे सवालों के जवाब देना मेरा काम नहीं है, इसलिए चुपचाप रहो। इतना बोलकर शाकाल ने ध्रुव की तरफ ध्यान से देखा। शाकाल की नजरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ध्रुव के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वहीं ध्रुव सिर्फ एक मौके की तलाश में था जिससे वो शाकाल की पकड़ से क्वीन बी को छुड़ा सके। ध्रुव की तरफ ध्यान से देखते हुए शाकाल ने कहा, जवाब दो ध्रुव, क्या डिसाइड किया? शाकाल के सवाल पर एक बार फिर से ध्रुव सोच में पड़ गया। उसके चेहरे से भी साफ पता चल रहा था कि ये फैसला लेना उसके लिए कितना मुश्किल था। वहीं ध्रुव को इतना सोचता हुआ देखकर शाकाल ने हंसते हुए क्वीन बी से कहा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही हो तुमसे ज्यादा वो बच्ची उसके लिए जरूरी है। शाकाल क्या करने की कोशिश कर रहा था इस बात को क्वीन बी अच्छे से समझ रही थी। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि ध्रुव उसकी जगह पर रूही को चुन रहा है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। किसी को चाहने का मतलब ये नहीं है कि उसके बदले में किसी चीज की उम्मीद की जाए। मुझे ध्रुव से कोई शिकायत नहीं है। ये कहते हुए क्वीन बी की आंखें हल्की नम हो गईं। शायद दिल के किसी न किसी कोने में उसे एक चुभन का एहसास हो रहा था और वही एहसास उसकी आंखों को नम कर रहा था। वहीं क्वीन बी की बातों को सुनकर शाकाल के चेहरे पर कुछ देर पहले जो हंसी थी उसकी जगह अब गुस्से ने ले ली थी। इधर क्वीन बी की बातें उसकी अकड़ उसे गुस्सा दिला रही थी और उधर ध्रुव का कोई फैसला न लेना उसका खून खौला रहा था। गुस्से से ध्रुव की तरफ देखते हुए शाकाल ने कहा, ध्रुव, अब मुझे तुम्हारे किसी डिसीजन की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था खुद की और क्वीन बी की जान बचाने का, लेकिन तुमने उसे खो दिया। अब मैं उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाऊंगा और तुम सभी को भी जान से मार दूंगा, और इसकी शुरुआत सबसे पहले क्वीन बी से होगी। इतना बोलकर शाकाल तलवार को क्वीन बी की गर्दन पर दबाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में ध्रुव की तेज आवाज आई, रुक जाओ! ध्रुव की बात सुनकर शाकाल ने अपने हाथ रोक लिए और ध्रुव की तरफ देखकर कहा, तुम्हें मैंने चांस दिया था, लेकिन तुमने उसे मिस कर दिया। अब कोई फायदा नहीं है। अब मैं इसकी जान लेकर रहूंगा और इसके साथ साथ तुम सभी की भी, और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम हार चुके हो और मैं जीत गया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जीत गए हो? ध्रुव ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वैसे ही शाकाल की आंखों में एक अनजान सा डर उतर आया। अब तक शाकाल जो अपनी जीत के घमंड में चूर नजर आ रहा था, वो अचानक से अब चौकन्ना होकर अपने चारों तरफ देखने लगा। रेगिस्तान में दूर दूर तक उसे अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो थी सिर्फ रेत। शाकाल को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कुछ तो उसकी नजरों से छिपा हुआ था। चारों तरफ देखने के बाद शाकाल ने ध्रुव की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इस समय सिर्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। एक पल के लिए भी ध्रुव की आंखों में डर नहीं दिखा। घबराहट, चिंता, कंफ्यूजन ध्रुव की आंखों में देखने को मिला, लेकिन डर नहीं। अपने आदमियों की तरफ देखकर शाकाल ने जोर से कहा, अपनी आंखें चारों तरफ बनाए रखना। कोई भी कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है, ध्यान रखना। शाकाल की बात सुनकर उसके एक आदमी ने कहा, डोंट वरी बॉस, हम चारों तरफ ध्यान रख रहे हैं। अभी तक कोई नहीं आया है और हमें लगता है कि आएगा भी कोई नहीं। फिर भी अच्छे से ध्यान रखो, कोई लापरवाही ना हो। शाकाल की बातों को सुनकर उसके लोग और चौकन्ना हो गए।
वहीं ध्रुव उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, क्या हुआ? अभी तो तुम अपनी जीत पर खुश हो रहे थे, लेकिन मेरी एक कही हुई बात की वजह से तुम इतना डर गए। मैं तुम्हारी आंखों में डर साफ साफ देख सकता हूँ। डर? मैं किसी से नहीं डरता और मुझे किसी से डर नहीं लग रहा है। तुम्हें लगता है तुम अपनी इन बातों से मुझे रोक पाओगे तो तुम गलत हो। इतना बोलकर एक बार फिर से शाकाल क्वीन बी की गर्दन पर तलवार चलाने ही वाला था कि तभी वहां गोलियों के चलने की आवाज आने लगी। अचानक से हुई फायरिंग से सभी लोग घबराकर चारों तरफ देखने लगे। गोली चलने की वजह से शाकाल की पकड़ क्वीन बी पर ढीली हो गई और इस बात का फायदा उठाकर क्वीन बी ने जल्दी से उसकी तलवार को उसके हाथ से छीना और उसे दूर फेंक दिया और उसकी पकड़ से आजाद हो गई। इस बात का एहसास जैसे ही शाकाल को हुआ, वो तुरंत क्वीन बी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्वीन बी पहले ही अपने लोगों के पास जा चुकी थी और अब उसके लोग भी एक्शन में आ गए थे। ये सब क्या हो रहा है? कहां से फायरिंग हो रही है? रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो दूसरी डायरेक्शन से फायरिंग हो रही हो। हवा में उड़ती रेत की वजह से दूर तक कुछ भी देख पाना सभी के लिए मुश्किल था। चंद्रकांत और शाकाल परेशानी से चारों तरफ देख रहे थे। वहीं ध्रुव अपने चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन के साथ आराम से जाकर अपनी कार में बैठ गया। शाकाल ने जब ये सब देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। यहाँ आने से पहले शाकाल जानता था कि गिल फैमिली से लड़ना आसान बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ तक आया। शाकाल ने अपने लोगों की तरफ देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, जिस तरफ से फायरिंग हो रही है उस तरफ तुम सब भी फायरिंग करना शुरू करो। शाकाल का ऑर्डर मानकर उसके लोग भी ऐसा ही करने लगे। फायरिंग की वजह से शाकाल के बहुत से लोगों को गोली लगी और आखिर में एक बुलेट स्पीड में शाकाल की तरफ आई और हाथ के आर पार हो गई। जैसे ही बुलेट शाकाल के हाथों के आर पार हुई, शाकाल की आंखें अचानक से बड़ी हो गई। उस बुलेट के लगते ही आसपास सब शांत हो गया। अब कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। ब्लैक शार्क के लीडर शाकाल के हाथ से बुलेट आर पार हो चुकी थी। वो पूरी तरह से शॉक में था। उसे बुलेट की आवाज नहीं आई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी तगड़ा था। उस बुलेट के लगते ही सब शांत हो गया। अब वहां कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। कौन है जिसने शाकाल पर गोली चलाने की जुर्रत की? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, जो खुद शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। ये शेर बूढ़ा हो चुका है और अब इसके मरने का टाइम आ गया है। जब शाकाल ने पलट कर देखा तो रेत से भरे हवा के झोंके के पीछे उसे एक शैडो दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह जसविंदर था, जो कातिल निगाहों से शाकाल को घूरे जा रहा था। जसविंदर को अचानक वहां देख चंद्रकांत भी हैरान था। जिस तरह से जसविंदर ने सिर्फ एक ही बुलेट से ब्लैक शार्क के लीडर का खून बाहर निकाल दिया था, वो सच में हैरानी वाली बात थी। उधर कार में बैठा ध्रुव भी जसविंदर को वहां देखकर मुस्कुराने लगा। तभी शाकाल गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, जसविंदर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने शाकाल पर गोली कैसे चलाई? ऐसे? इतना बोल जसविंदर ने दूसरी बुलेट भी फायर कर दी। हालांकि इस बार शाकाल खुद को बचाने में कामयाब रहा और बुलेट उसके कान के पास से होकर गुजर गई। जसविंदर की ये हरकत देख शाकाल का रोम रोम गुस्से से उफान मारने लगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी समझ गए। मुझे तो लगा था इस हट्टे कट्टे शरीर में दिमाग की कमी होगी। ये सुन शाकाल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने अपनी गन निकाल जसविंदर पर चला दी, लेकिन जसविंदर बिजली की रफ्तार से वहां से हट गया। ये देख शाकाल और भी भड़क गया और फिर एक के बाद एक कई गोलियों की बरसात करने लगा, लेकिन जसविंदर की गजब की फुर्ती के चलते एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। अब शाकाल के सब्र का बांध टूट गया। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अगर दम है तो असली मर्द की तरह लड़ो। इतना बोल शाकाल ने अपनी बंदूक फेंक दी और जसविंदर को इशारा करते हुए फाइट के लिए अपने पास बुलाने लगा। वैसे बात तो तुमने सही कही। बुलेट से एक झटके में तुम्हें मारने में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हें हाथों से पीट पीट कर तड़पा तड़पा कर मारने में आएगा। इतना बोल जसविंदर ने भी अपनी बंदूक फेंक दी और अगले ही पल शाकाल की ओर लपक पड़ा। उधर शाकाल को भी बस इसी पल का इंतजार था। वो भी जसविंदर से जा भिड़ा। अगले ही पल दोनों बीच रेगिस्तान में एक दूसरे को कभी पंच तो कभी किक मारने लगे। दोनों की स्पीड काफी तेज थी, जिस कारण रेगिस्तान की रेत चारों ओर उड़ रही थी। ऐसे में दूसरे लोगों को ये देखने में दिक्कत हो रही थी कि जसविंदर और शाकाल की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ रहा है।
कुछ देर बाद जैसे रेत के बादल छटे तो सामने का नजारा देख हर कोई दंग रह गया। ब्लैक शार्क का लीडर शाकाल जमीन पर पड़ा धूल चाट रहा था और जसविंदर अपने पैरों पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आज तक ब्लैक शार्क के लीडर को कोई भी नहीं हरा पाया। चंद्रकांत ने हैरान होकर बोला। सिर्फ चंद्रकांत ही नहीं बल्कि ब्लैक शार्क के सभी मेंबर्स भी जसविंदर की ताकत देखकर हैरान रह गए। उधर गाड़ी में बैठा ध्रुव भी जसविंदर के इस हुनर से इम्प्रेस हो गया। अपने लीडर की हालत खस्ता देख ब्लैक शार्क की गैंग एक साथ जसविंदर की ओर लपकी। हालांकि जसविंदर के चेहरे पर अभी भी डर का नामो निशान तक नहीं था। इससे पहले वो गैंग जसविंदर पर हमला करती तभी एक आवाज ने सबके कदम रोक दिए। रुक जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। ये जसविंदर मेरा शिकार है, मैं इससे अकेले निपटूंगा। ये जमीन पर पड़ा शाकाल था जो अगले ही पल फिर से खड़ा हो गया। उसकी हालत भले ही खस्ता लग रही थी लेकिन उसकी आंखों में जल रही बदले की आग और भी भड़क चुकी थी और ये उसकी इज्जत का सवाल था। वो हर हाल में जसविंदर को मारना चाहता था। अरे तुम में अभी भी दम बाकी है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी बची कुची हवा भी निकाल देता हूँ। जसविंदर की ये बात सुन शाकाल का खून खौल उठा। कौन किसकी हवा निकालता है ये अभी पता चल जाएगा। इतना बोल शाकाल जसविंदर की ओर लपका लेकिन जसविंदर अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर शाकाल जैसे ही जसविंदर के करीब पहुंचा एंड टाइम पर उसने अचानक एक खंजर बाहर निकाल लिया और जसविंदर के पेट पर दे मारा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। खंजर जसविंदर के पेट में घुसता उससे पहले ही उसने शाकाल का हाथ पकड़ लिया। खंजर और जसविंदर के पेट के बीच बस कुछ ही मिलीमीटर का फासला था। शाकाल बार बार अपने हाथ को पुश कर खंजर जसविंदर के पेट में घुसाना चाह रहा था लेकिन जसविंदर ने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो खंजर टस से मस नहीं हो रहा था। शाकाल, मैंने तो सोचा था कि तुम मर्द की तरह लड़ना चाहते हो, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुमने तो अपनी औकात दिखा दी। खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूँ। अगर दम है तो खंजर मेरे पेट में घुसा कर बताओ। ये सुन शाकाल फिर से कोशिश करने लगा लेकिन वो खंजर था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब मेरी बारी। इतना बोल जसविंदर ने एक सेकंड में खंजर शाकाल के हाथ से छुड़ा लिया और उसके चेहरे पर वार कर एक बड़ा सा स्कार बना दिया। ये देख हर कोई दंग रह गया। जसविंदर को रोकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। मैंने सुना तो था ध्रुव के ग्रुप में जसविंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चंद्रकांत जसविंदर की स्किल्स को देखकर हैरान था। उधर शाकाल अपने चेहरे से बहते खून को देखकर बेकाबू हो गया। खुद को बहुत ताकतवर समझते हो ना तुम, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम जानते नहीं शाकाल चीज क्या है। अच्छा तो चलो देख लेते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। जरा जोर लगाकर मुझे पंच मारो। आई प्रॉमिस मैं बचने की कोशिश नहीं करूंगा। जसविंदर ने इतना कहा ही था कि शाकाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई और उसने अपना पूरा जोर लगाकर जसविंदर के फेस पर एक पंच जड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जसविंदर का चेहरा 1 मिलीमीटर हिला तक नहीं। ऐसा लगा जैसे उसे इस पंच से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। क्या हुआ, इतना ही दम है तुम्हारे अंदर? यह सुनकर शाकाल और भी भड़क गया और फिर इसके बाद एक के बाद एक उसने जसविंदर के पेट पर मुक्कों की बरसात कर दी। तभी जसविंदर जोर से हंसने लगा। बस करो, मुझे लगा तुम फाइट करना चाहते हो, लेकिन ये गुदगुदी क्यों कर रहे हो? जसविंदर का ये रिएक्शन देख ब्लैक शार्क के लोग हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस शाकाल का एक पंच लोगों को मौत का रास्ता दिखा देता है, उसके कई पंचेस भी जसविंदर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अब शाकाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जसविंदर बोला, शाकाल, अगर तुम थक गए हो और तुम्हें आराम की जरूरत है तो बोल सकते हो। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से फाइट शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर तुम हार मान चुके हो तो पहले ही बता देना, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। जसविंदर जिस तरह से ब्लैक शार्क गैंग के सामने शाकाल का मजाक उड़ा रहा था, वो देख शाकाल के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसने कुछ देर पहले अपनी गैंग को बीच में दखल न देने के लिए कहा था, लेकिन जसविंदर की बेहिसाब ताकत देख उसने फौरन अपना इरादा बदल लिया। भाड़ में जाओ तुम जसविंदर। ब्लैक शार्क के सभी लोगों, तुम्हें अब पूरी छूट है, जो करना है करो, लेकिन ये जसविंदर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। इसका सिर मुझे अपने कदमों में चाहिए।
शाकाल का ऑर्डर सुनते ही ब्लैक शार्क गैंग के चेहरे खुशी से खिल उठे। अपने लीडर को इस तरह हारता देख उन सभी को काफी गुस्सा आ रहा था और वो जसविंदर की बोटी बोटी नोचने को बेताब थे। अगले ही पल जसविंदर के ऊपर गोलियों की बारिश होने लगी। इस वक्त उसके हाथ में गन नहीं थी, लेकिन तभी उसने जो किया, उसने एक बार फिर सभी को हिला दिया। जसविंदर ने बिजली की फुर्ती से अपने पास खड़े शाकाल को खींचा और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगा। ये सब उसने इतनी जल्दबाजी में किया कि शार्क गैंग की ही एक बुलेट आकर जसविंदर को लगने के बजाय शाकाल के कंधे पर लग गई। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, जसविंदर ने एक खंजर शाकाल की गर्दन से सटा दिया। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लीडर का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यह वही खंजर था जिससे कुछ देर पहले शाकाल ने जसविंदर को मारने की कोशिश की थी। जसविंदर ने इसे शाकाल को दबोचते वक्त जमीन से उठा लिया था, जिसे कोई भी देख नहीं पाया था। जसविंदर न सिर्फ ताकत में बल्कि दिमाग में भी सबसे आगे था। गाड़ी में बैठा ध्रुव जसविंदर की इन स्किल्स को देखकर काफी इंस्पायर हो रहा था। जसविंदर की स्किल्स तो सच में लाजवाब है। उधर चंद्रकांत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जसविंदर शाकाल का खेल खत्म कर देगा। तभी उसे कुछ सूझा और वो जसविंदर से बोला, जसविंदर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम शाकाल को जाने दो और बदले में हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। फिर तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। दरअसल चंद्रकांत जसविंदर को बातों में उलझाकर